बिहार में अभी जमीन के सर्वे का काम चल रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि ये योजना अगर असफल हो जाती है तो नीतीश कुमार की राजनीति समाप्त हो जाएगी और इतिहास के पन्नों में ऐसे दब के रह जाएगी कि फिर उनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। वहीं ये योजना यदि सफल हो जाती है तो नीतीश कुमार इतिहास पुरुष भी बन सकते हैं। बात कर रहे हैं इन योजना में जो खामियां हैं उसी के बारे में भी हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या जिसके पास रसीद नहीं है वो कहाँ पे चक्कर काटेगा, जिसके पास बास्केट पर्चा नहीं है वो कहाँ जाएगा। जमीन पे कब्जा तो ज़्यादा है लेकिन नक्शा कम है, या नक्शा ज़्यादा है सरकार के रिकॉर्ड में ज़मीनें ज़्यादा है लेकिन उस व्यक्ति का कब्जा काफ़ी कम है। ऐसे में वो किनके पास जाएगा? क्या इस समय ऐसे अफरा तफरी की स्थिति में डीएम या एडीएम के पास इतनी छुट्टी है कि उनके कागज़ को अपडेट कर दे या उसमें सुधार कर दिया जाए? सरकार ने जो परिमार्जन के लिए पोर्टल विकसित किए हैं, क्या उसके पास इतनी क्षमता है कि वो इतनी आसानी से चीज़ों को निपटा दे? क्या भ्रष्टाचार के मामले जो भूमि एवं राजस्व विभाग में हैं उसके लिए और उससे निपटने के लिए सरकार ने क्या तैयारियां की है? अब बात करें दिलीप जायसवाल जो अभी भू राजस्व मंत्री है बिहार सरकार के, बार बार बयान देते हैं कि हम टांग देंगे, जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ निपटेंगे, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ के बावजूद यह भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है और लोगों को परेशानियां महसूस हो रही है कि आखिर सरकार की एक ऐसी नीति है, कैसा प्रोग्राम है जिसके कारण अपने चीज़ के लिए खुद से ही परेशान होना पड़ रहा है। जब लोग जमीन की रसीद कटाने के लिए जा रहे हैं जो कई वर्षों से नहीं है कटाएं, तो क्या राजस्व कर्मचारी इतने आसानी से उनका काट देंगे या 2-4-5 हज़ार रुपये लेकर करेंगे? सर्वे के काम जहाँ जहाँ शुरू हो रहा है वहाँ से खबरें आ रही निकल के कि जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, बिना पैसा लिए काम नहीं करते हैं। इसके लिए बिहार में आंदोलन भी चला है और इसके अलावा जो दाखिल खारिज की जो स्थिति है, जो ज़मीन बेचने के बाद की जाती है, उसके लिए भी केसेस की भरमार है। आप देखेंगे कि आप सीओ के यहाँ जब आवेदन करेंगे तो कुछ केसेस को तो निपटा दिया जाता है और कुछ को लटका दिया जाता है कि फिर जब ये हमारे पास आएंगे पैसे लेकर तब हम इनका काम करेंगे या पेपर लेके आएंगे। उसका कहना ही होता है कि आप पैसा दीजिए इस रास्ते से, नहीं तो फिर DCLR के यहाँ जाइए, फिर वहाँ से यदि रिजेक्ट होगा तो कोर्ट जाना होगा आपको और वहाँ भी आपको हो सकता है गणेश जी का चढ़ावा देना ही पड़ जाए। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जब चुनाव सिर पे है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, ऐसे में यदि ये सब घटनाएं होती हैं, सामने आती हैं खबरें, तो फिर उनके लिए बहुत ही ये बड़ा काल के रूप में सिद्ध हो जाएगा। और सरकार की जो इरादा है ये ऐसा इरादा है जिसमें भाजपा भी शामिल है, चूंकि मंत्री भाजपा के हैं और सरकार के मुखिया है नीतीश कुमार। ऐसे में जदयू और भाजपा दोनों सिमट जाएगी। ऐसा एक बार भारत के 2 राज्य में हुआ था, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, और सरकार इस चीज़ को पूरा नहीं कर पाती है, मामले फंसते जाते हैं और परिणाम यह निकलता है कि सीधे सीधे इन दोनों की सरकारें भी चली जाती है और विपक्ष आ जाता है। बिहार में भी अभी यही स्थिति है। कमोबेश देखें तो बिहार में 3 फ्रंट खुल चुका है। पहला फ्रंट है जदयू भाजपा का, दूसरे फ्रंट पे तेजस्वी कांग्रेस है, राजद और कांग्रेस, तीसरे फ्रंट पे प्रशांत किशोर हैं जो बार बार इस चीज़ को लेकर के हमला कर रहे हैं नीतीश कुमार पे कि ये घर घर में झगड़ा लगाने के लिए चलाया जा रहा है प्रोग्राम। सभी लोग आपस में ही लड़ने बैठने लगेंगे। आप सही भी बता रहे हैं, एक तरह से देखें जैसे वंशावली की बात की जाती है तो वंशावली आप दायर करेंगे, उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, किनका किनका नाम देना है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मान लीजिए किसी के दादा परदादा की ज़मीनें हैं और उनका घर में आपसी बंटवारा नहीं हुआ है और उसके दादा मर चुके हैं, ऐसी स्थिति में ज़मीन किसके नाम होगी? और घर में जो आपस में भाई है, 4 या 5 भाई है, उनका आपस में बनाव अच्छा नहीं है, वे बंटवारा सूट करने के पक्ष में नहीं है। ऐसी स्थिति में चूंकि उनके पास आपसी सहमति नहीं है, ऐसे में उनका सर्वे भी अधर में लटक जाएगा। इसके अलावा कई अन्य सारी चीज़ें हैं जिसे लेकर सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है। इसमें सरकार की बड़ी गलती यह है कि सरकार ने आनन फानन में इस चीज़ को शुरू कर दिया। सरकार को चाहिए थे कि 6 महीने साल भर का पहले समय दिया जाता और कर्मचारियों को, अधिकारियों को घर घर भेज करके पहले लोगों का पेपर अपडेट करा देते, आप पेपर उनके घरों तक पहुंचा देते, इसके बाद सर्वे में हाथ लगाते, सर्वे 5 से 6 महीने के अंदर हो जाता। लेकिन इस तरह की तैयारियां कुछ थी नहीं। जो कई सारे पोर्टल भी सरकार ने बनाए हैं, जैसे जमाबंदी पंजी से लेकर के तमाम खाता खिसरा देखने वाले वेबसाइट्स,
वहाँ भी कई सारी त्रुटियां देखी जा रही है, गलतियां हैं। लोग अभी भी अभिलेखागार में या अभिलेख कार्यालय या निबंधन कार्यालय में भीड़ लगा रहे हैं कई लोगों के पास जिनके पास की पर्ची नहीं है। और एक तरह से देखें तो बिहार में अभी 3-4 करोड़ से ज़्यादा परिवारें होंगी और उतने लोगों की एंट्री क्या राज्य सरकार के लिए इतना आसान है कर लेना, ये आप अपने आप में एक बड़ी चुनौती है राज्य सरकार के लिए। इसके अलावा राज्य सरकार के लिए को एक बड़ी समस्या का यह सामना करना पड़ेगा कि जहां कहीं भी भ्रष्टाचार की खबरें आएंगी, जनमानस में तो उबाल आ जाएगा, सरकार के विरोध में वे खड़ा होने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन राज्य सरकार उन्हें कैसे पकड़ेंगी? क्या उनके पीछे राज्य सरकार निगरानी विभाग को एक्टिव रखेगी? क्या कुछ ऐसे अधिकारी सेक्रेटरी लेवल के या जॉइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के हैं जैसे के पाठक हुआ करते थे शिक्षा विभाग में, तो उस तरह के जब तक नहीं होंगे तब तक आप कैसे करेंगे? इसके अलावा भूमाफिया जो गलती से पैसे दे करके सीओ को पैसा दे करके डीसीएलआर को पैसा दे करके कई सारे विवादित जमीनों को इधर से उधर कर दिए हैं, आंकड़े तो कुछ है, कब्जा कुछ है, नक्शा कुछ है, ऐसे जमीनों से क्या सरकार सख्ती से निपट पाएगी या सरकार में सामर्थ्य है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। पटना से खबर आई थी, एक सीओ था जो 400 दाखिल खारिज के आवेदन को नकार चुका था, फिर वहीं से जब पैसा दिया जाता है तो वही 400 के 400 दाखिल खारिज को सही ढंग से निपटा दिया जाता है। अभी उनके खिलाफ विभाग ने मुकदमा भी किया है और ऐसी खबर आई थी। इसके अलावा एक और मामला था जहां पे 2-3 लाख रुपए घूस देते हुए रंगे हाथों निगरानी विभाग ने पकड़ा था। और ये सब ऐसे मामले हैं जो जान पहचान के हैं। सरकार की एजेंसियां यदि बाहर निकल करके पूछे गांव-गांव जहां पे सर्वे हो रहा है, जहां पे आम सभाएं हो रही है, उनके लोगों से पीठ पीछे जाकर पूछे कि आपको कितने पैसे देने पड़े हैं, 2500, 3000, 4000, 5000 कितने रुपए दिया गया उनके द्वारा अधिकारियों को, कर्मचारियों को, वो स्पष्ट रूप से आकर के बताए, तब जाकर सरकार की आंखें खुलेंगी। नहीं तो नीचे के स्तर से ऊपर के स्तर पे जानकारी नहीं जा पाएगी और सरकार के खिलाफ एक ऐसा माहौल बन जाएगा बिहार में कि इसका फायदा तेजस्वी या प्रशांत किशोर आसानी से उठा लेंगे। तो इस चीज़ को खुद मुख्यमंत्री के स्तर पे, मुख्यमंत्री सचिवालय के स्तर पे इस चीज़ की निगरानी होनी चाहिए, कार्य की प्रगति रिपोर्ट देखी जानी चाहिए, लोगों से फीडबैक लिए जाने चाहिए। अन्यथा राज्य सरकार के लिए फिर से बिहार में सत्ता जमाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि यदि आप एक बार बदनाम हो गए तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। आप जैसे बिहार में शराबबंदी को लेकर देख सकते हैं, बिहार में शिक्षकों की बहाली में देख सकते हैं जहां 3500 से 4000 फर्जी लोग बहाल हो गए और सरकार को 10 वर्षों तक भनक तक नहीं लगी। ऐसी व्यवस्था है बिहार की, एक कमज़ोर व्यवस्था जिसे आप कह सकते हैं वो है। और इतना ही नहीं, शिक्षा शराब की भी देखिए, नियम नहीं है, कानून नहीं है, कुछ बंद है बिहार में शराबें, कहीं दुकान नहीं है, लेकिन आप जहां खोजेंगे वहां आपको शराब उपलब्ध हो जाएगा। तो सरकार की जो एजेंसियां हैं वो इतनी ईमानदार नहीं है, क्योंकि थाने में रखे शराब जब चूहे पी सकते हैं तो ऐसे में नीतीश कुमार जी के लिए कोई बहुत बड़ी यह खबर नहीं होगी उनके कानों तक पहुंचने में कि बिहार के ज़मीन घोटाले के भी मामले आने लगे सर्वे में, किसी का ज़मीन कहीं और किसी का कहीं हो जाएगा और ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और सरकार के लिए भी ये बेचैनी भरा कदम हो सकता है। तो कुल मिला के यही स्थिति है कि सरकार ने कुछ गलतियां की है। सरकार को पहले पेपर अपडेट करने चाहिए थे, ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए जाने चाहिए थे, उसके बाद से यह काम होता तो 5 से 6 महीने में हो जाता। अन्यथा नवंबर में जो चुनाव है उसके ठीक आसपास जाकर या उससे आगे यदि खींचता है मामला तो सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष ने इस चीज़ की अब हवा देनी शुरू कर दी है। तो कैसी लगी वीडियो आप हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।